नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। दोस्तों, हम एक श्रृंखला लेकर के आए हैं जिसमें बच्चों को सोशल साइंस एवं आर्ट्स के प्रश्न के अंतर्गत अगर किसी तरह की समस्याएं हैं तो हम उन सारी समस्याओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपको बतलाते हैं कि उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, उसका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए, प्रश्न को किस तरह से पूछा जाता है उसके बारे में। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे कई बार दो मुख्य टर्म्स के बारे में पूछा था। आज हम दो टर्म्स को आपके सामने रखूंगा। पहला तो इकोनॉमिक्स से है जिसका नाम है फिशर का सिद्धांत। पहला क्या है? फिशर का सिद्धांत। और दूसरा है दोस्तों जो कि रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित है, हिस्ट्री का भाग है, खास करके इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, वो है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेवेन्यू सिस्टम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम फिशर के सिद्धांत के बारे में बतलाते हैं आपको। फिशर जो है, इसका सबसे पहले आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? इरविंग फिशर। इसका नाम है इरविंग फिशर, एक अर्थशास्त्री हुए थे। अब देखिए दोस्तों, सामान्य भाषा में अगर इनके बातों को देखें तो हम सारे चीज़ों को सामान्य रखें, क्योंकि जब अर्थशास्त्र का कई सारे ऐसे पहलू होते हैं जिसमें समय, वहाँ के वातावरण या फिर अन्य पहलू जो है किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, तो उन सारे पहलुओं को अगर सामान्य रखें, एक जनरल रूप में रखें, तो फिशर का सिद्धांत कहता है कि जब चलन में मुद्रा का परिणाम, यानी कि जो मुद्रा हम दैन प्रतिदिन के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है? बढ़ता है। मुद्रा का परिणाम जो है, चलन परिणाम मुद्रा का अगर बढ़े, यानी जो मुद्रा चल रहा है मार्केट में, जो मुद्रा अवेलेबल है, अगर इसके चलन को बढ़ा दें, इसके संख्या को बढ़ा दें, तो मुद्रा का कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? बढ़ता है। कीमत स्तर मतलब क्या हो जाएगा? कीमत स्तर का मतलब हुआ यहाँ पे कि आज 2 लाख रुपया था मार्केट में, कल 5 लाख हो जाएगा, तो ये कीमत स्तर को बतलाएगा। मुद्रा को हम क्या किए? मार्केट में बढ़ा दिए, तो कीमत स्तर उसका क्या हो गया? मुद्रा का 2 लाख के जगह 5 लाख का आ गया। लेकिन जो मुद्रा का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? डिक्रीज होगा। आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि 5 रुपया आपके पास में है, लेकिन कुछ दिन में आपके पास क्या हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा। इसे आप एक बाजार मान लें। आपके जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 50-50 रुपया आ गया। अब दोस्तों, सभी के पास 50-50 रुपया इस तरह से आ गया, तो अब क्या हो गया? मार्केट में, जहां मार्केट में पहले 100 रुपया था, वहां पे अब मार्केट में कितने रुपए हो गए? 2500 रुपये हो गए। इससे क्या हो जाएगा कि मुद्रा का मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है, उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। पहले 100 रुपया था, अब क्वांटिटी कितनी की हो गई? 2000 रुपया, 2500 रुपया की हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसका कीमत स्तर देखें तो कीमत स्तर में भी बदलाव होगा। पहले 100 रुपया का कीमत था, अब कितने का कीमत हो जाएगा? 2500 रुपया का कीमत, यानी कीमत स्तर में भी वृद्धि हो गई। लेकिन जब इसी मूल्य को लेकर के आप ब्रेड खरीदने के लिए, कोई अन्य वस्तु को खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे, तो क्या वहां पर आप महसूस करेंगे कि जो सामान आपको 200 रुपया में मिलता था, वो सामान आपको कितने रुपया में मिल रहा है? तो 400 रुपया में मिल रहा है। तो दोस्तों, जो फिशर का सिद्धांत है, फिशर का जो समीकरण है, जो इन्होंने इक्वेशन दिया था फिशर, इसमें इन्होंने यही कहा था कि मुद्रा की जो पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति मतलब सप्लाई ऑफ मनी में अगर वृद्धि की जाती है, यानी इंक्रीज किया जाता है उसको, तो कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। और मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत, यानी इनवर्स रिलेशन होता है। मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य, यानी द सप्लाई ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी। आप यही सोचें, आप कल्पना कीजिए इस चीज का, आप कल्पना कीजिए इस चीज का कि मुद्रा का मार्केट में सप्लाई बढ़ गया। मुद्रा का क्या हो गया? मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, बहुत ज्यादा मुद्रा आ गया मार्केट में।
तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास पहले 100 रुपया थे, अब कितना रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। यानी मुद्रा का मूल्य आपके लिए क्या हो गया, बढ़ गया। मुद्रा का मूल्य जब आपके पास बढ़ जाएगा, पहले अगर आपको पॉकेट खर्चा 100 रुपया मिलता था और अब जो है पॉकेट खर्चा 1000 रुपया मिलेगा, तो क्या 100 रुपया का महत्व तो आपके लिए 1000 के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि वो 100 रुपया का महत्व आपके लिए काफी ज्यादा था वनस्पति की आपके पास जो 1000 रुपया के मूल्य अभी वर्तमान समय में मौजूद हैं। तो दोस्तों यह जो संबंध दिखलाता है यह इन्वर्सली संबंध को दिखाता है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन को दिखाता है। यानी क्या हुआ इसका मतलब कि मुद्रा की पूर्ति यानी कि द सप्लाई ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी जो है, यह दोनों किसके संबंध हैं? तो ये इन्वर्स रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। तो इस चीज को समझ गए दोस्तों। तो ये था आपका इरविन फिशर का सिद्धांत। चलिए इसी तरह से दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देख लें। जो ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था लागू हुई, वह 3 तरह की राजस्व व्यवस्था लागू हुई है। तो पहला जो भू राजस्व व्यवस्था है इसे अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। दोस्तों ये जो अस्थाई बंदोबस्त जो लाया गया, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लाया गया। कौन था उस समय? कॉर्नवालिस था। और दोस्तों 22 मार्च 1793 में इसको क्या किया गया? लागू किया गया। इसमें जो जमींदार वर्ग के लोग थे, जो जमींदार थे, उनको ही भूस्वामी बनाया गया। जो जमींदार है उसी को भूमि का स्वामी बना दिया गया और किसान लोग जमींदार के अंतर्गत कार्य करते थे। कभी कभी अस्थाई बंदोबस्त के बारे में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बतलाइए अस्थाई बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू हुआ? तो यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू हुआ। इसको आप याद रखेंगे। और पूरे संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू था? तो 19% क्षेत्र पे। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? 19% क्षेत्र पे। लगान फिल्म दोस्तों आपने देखा होगा, उसमें एक सूर्यास्त का नियम दिखाया जाता है। तो सूर्यास्त का नियम जो है दोस्तों वह भी इसी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है सम्मिलित था कि सूर्य डूबने से पहले आपको जो भी आपके टैक्स हैं वो टैक्स को आप क्या कीजिएगा? आप पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों ये तो आपका था अस्थाई बंदोबस्त इसके बारे में। और अस्थाई बंदोबस्त को ही कहीं कहीं जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर प्रश्न में इस तरह की प्रश्न पूछे तो आप इसके मतलब एक ही चीज जानेंगे, ये अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। चलिए दोस्तों इसी तरह से दूसरा जो था वो दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था दोस्तों रैयतवारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया था? सबसे पहले यह जानिए कि कैप्टन रीड जो है रैयतवारी व्यवस्था को प्रतिपादक थे। इन्होंने ही सबसे पहले जो है रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था। और कब? 1792 ईस्वी में। 1792 में यह आया था, 1793 में जमींदारी व्यवस्था आया था। दोनों को आप याद रखेंगे। 1792 में यह आया था और 1793 में कौन सी व्यवस्था आई थी? तो जमींदारी व्यवस्था आई थी। दोस्तों यह जो है यह तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु के 12 महल, ये तमिलनाडु के 12 महल जिले जो है वहां पे सर्वप्रथम लागू किया गया था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। अब रैयत का क्या मतलब होता है पहले ये जानिए। रैयत का मतलब होता है किसान। किसान, रैयत का मतलब हुआ किसान। किसान जो हैं किसी भी जो टैक्स व्यवस्था है उसमें डायरेक्ट जो है अंग्रेज लोग को पहुंचाते थे। और यही जो है व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाई? रैयत व्यवस्था कहलाई। दोस्तों रैयत व्यवस्था सबसे पहले 12 महल जिले मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि तमिलनाडु में स्थित है वहां पे सर्वप्रथम लागू किया गया। और बंबई और महाराष्ट्र में जो है रैयतवारी व्यवस्था लागू थी। सबसे ज्यादा अगर किसी भू राजस्व पे लागू होने वाली व्यवस्था भी यही थी दोस्तों। ये 51% क्षेत्र पर जो है यह रैयतवारी व्यवस्था लागू थी। इसके बारे में तो आप समझ गए। तीसरी व्यवस्था जो दोस्तों थी उसको कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी व्यवस्था। महाल मतलब होता है गांव। महाल मतलब क्या होता है? गांव या गांव का भी ग्रुप, यानी गांव का भी समूह।
एक सारे गांव या एक सारे खेत या खेतों के समूह या गांवों के समूह मिलकर के क्या बनते थे, महाल बनते थे। तो दोस्तों महाल जो होता था, इसके महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हॉल्ट मैकेंजी जो थे इसके प्रतिपादक थे, जन्मदाता थे। तो हॉल्ट मैकेंजी ने क्या देखा कि कई सारे ऐसे गांव हैं जो काफ़ी उपजाऊ हैं, वो सारे गांव को सम्मिलित करके एक महाल बनाया गया और उस महाल व्यवस्था के अंतर्गत उस गांव के जो मुखिया हुआ करते थे वो जिम्मेदार होते थे टैक्स सिस्टम के लिए कि किस तरह से कर अदायगी की जाएगी। दोस्तों प्रश्न यह भी पूछता है कि ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पर थे, तो ये 30% लगभग क्षेत्र पर लागू किए गए थे। 1819 ईस्वी में दोस्तों आगरा और अवध के जो क्षेत्र थे वहां पर भी इसको लागू किया गया था। दोस्तों ये तो ऐतिहासिक चीजें हैं जो आपको मैंने बतलाया, लेकिन दोस्तों जो इससे संबंधित उभर करके जो चीजें आती हैं, पहले उन चीजों को आप जानिए। रैयत बारी व्यवस्था जो थी यह सामान्यतः लगान सिस्टम पर संबंधित थी। देखिए इसमें महाल को जो है, एक गांव को जो है मुखिया को इसमें हेड बनाया गया। चूंकि अंग्रेज को पता था कि कई सारे गांव ऐसे हैं जो काफ़ी उपजाऊ हैं और उसी के जो बगल में कई सारे क्षेत्र हैं जो उपजाऊ नहीं हैं। तो आप जब शहर में जाते हैं कोई ऐसा मकान मिलता है जिसमें कि उसका फर्निशिंग और उसके अलावा जो है उसकी सारी व्यवस्थाएं जो है आपको अच्छी लगती है, जिसके कारण उसका रेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसी रेंट थ्योरी के माध्यम से जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। देखिए दोस्तों इसमें क्या था कि भूमि के उपज के आधार पर सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, भूमि का मूल्य निर्धारित करते थे। सपोज कीजिए ये जो क्षेत्र है, इसमें ये जो क्षेत्र है इसका उपज ज़्यादा है, इसका उपज क्या है, इसका उपज ज़्यादा है। तो सबसे पहले इस उपज के माध्यम से इसका मूल्य निर्धारित करते। किसका मूल्य, भूमि का मूल्य। और उस भूमि के मूल्य के बाद जो है उसके मूल्य के आधार पे उसका किराया, मतलब कि जो उसका रेंट होगा, उस महाल का जो रेंट होगा उसका निर्धारित किया जाता था कि इस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा किसानों को। जो किसान लोड हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, किसानों के समूहों के मालिक हैं, उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों ये जो व्यवस्था थी जिसमें कि किसी ज़मीन को देख कर करके उसको आकलन कर करके उस पर रेंट निर्धारित करके उसके बाद टैक्स लगाना, ये थ्योरी ऑफ रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ रेंट। और दोस्तों हमने आपको पढ़ाया ही है कि थ्योरी ऑफ रेंट जो है किससे संबंधित है, तो रिकार्डो से संबंधित है। किससे संबंधित है, रिकार्डो और माल्थन से संबंधित है। तो दोस्तों ऐतिहासिक घटनाक्रम में जो हमारे अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट हैं, जो इंटरनेशनल अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के जो संबंध हैं, वो किस तरह से प्रतिपादित हुआ हमारे रेवेन्यू सिस्टम में, खास करके अंग्रेज के समय में, वह थ्योरी ऑफ रेंट से संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं आप। थ्योरी ऑफ रेंट जो रिकार्डो का दिया हुआ सिद्धांत था, जो जिसमें कि क्या होता है कि किसी भी, जैसे घर जाते हैं तो आप घर को देखते हैं, अगर घर का आपको सारा चीज़ अच्छा लगता है तो उसके बाद आप उसका किराया निर्धारित करते हैं, सॉरी मकान मालिक जो है किराया निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार से किसी ज़मीन को देख करके उसकी क्या उपजाऊ स्थिति है, उसके बाद उसका मूल्य निर्धारित करना जमीन का, उसके बाद उस जमीन के मूल्य के अनुसार जो है उसका किराया निर्धारित करना। ये जो सारा सिस्टम जो है महालवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत जो भारत में लागू हुआ, वह रिकार्डो के ही थ्योरी से संबंधित था, जो कि हमने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखेंगे। और भी कई ऐसे चीज़ थे महालवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत जिसमें कि ज़मीनों के औसत निकाल करके रेंट लेना शुरू हुआ, टैक्स लेना शुरू हुआ, ज़मीनों का नक्शा बनाया गया। तो ये सारे चीज़ों जो है आपको याद रखना है। दोस्तों इसमें कौन था, महाल के जो अध्यक्ष कौन होते थे, महाल के अध्यक्ष कौन होते थे, मुखिया होते थे, या गांव के जो हेड होते थे वही होते थे। महाल मतलब गांव के समूह। तो दोस्तों यह दो टर्म था जो बार बार बच्चों द्वारा पूछा जा रहा था। अगर इसी तरह से आपको कोई भी टर्म लगता है कि जो आपके बीएचयू एंट्रेंस से संबंधित हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम आईडी है संदीप के आर, संदीप के आर पे आप जो है हमें मैसेज करके आप हमसे
पूछ सकते हैं कि सर बताएं इस थ्योरी के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस थ्योरी के बारे में बढ़िया ढंग से बतलाऊं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।